आज हम बात करने वाले साइक्लोट्रॉन के बारे में। देखो साइक्लोट्रॉन वास्तव में होता क्या है। साइक्लोट्रॉन ना एक प्रकार की आपकी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके धनावेशित कण होते हैं, जैसे कि अल्फा कण, ये कैसा कण होता है आपका, धनावेशित कण होता है। जैसे कि आपका प्रोटॉन, ये कैसा कण होता है आपका, धनावेशित कण होता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं न्यूट्रॉन, ये भी कैसा होता है आपका, धनावेशित कण होता है। तो जितने भी आपके धनावेशित कण होते हैं इन्हें यदि हमें क्या करना है, त्वरित करना है। क्या करना है, त्वरित करना है। त्वरित करने का अर्थ क्या होता है कि इनके वेगों को यदि मुझे बढ़ाना है तो मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ती है, साइक्लोट्रॉन की। मतलब साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कण जैसे कि अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी धनावेशित कण है उनके वेग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है इनके वेग को बढ़ाने से हमें क्या मिलेगा, है ना। तो देखो क्या होता है, यदि हम धनावेशित कण के वेग को बढ़ा लेते तो जो नाभिक की संरचना होती है ना, कि नाभिक के अंदर क्या क्या है, कहाँ क्या पाया जाता है, उसका अध्ययन हम आसानी से कर पाते हैं। तो बेसिकली नाभिक की संरचना का अध्ययन बनाने के लिए हमें त्वरित कणों की आवश्यकता होती है। और कणों को त्वरित करने के लिए, वो भी बेसिकली धनावेशित कणों को, ऋणावेशित नहीं, धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए हम एक युक्ति काम में लाते हैं जिसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। मतलब साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं, उनके वेग को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम नाभिक की संरचना का अच्छे से अध्ययन कर सके। अब बेसिकली इसकी जो खोज की ना, वो की थी लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने। इस युक्ति की खोज लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में, लगभग सन यही था, लगभग, मुझे भी सही जानकारी नहीं क्या है, लेकिन लगभग 1930 के आसपास की थी, है ना। लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने इस युक्ति की खोज। अब देखो बेसिकली जो साइक्लोट्रॉन है उसकी पहले हम क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे कि संरचना कैसी होती है, फिर उस संरचना के आधार पर हम उसकी कार्यविधि देखेंगे, फिर सिद्धांत देखेंगे। कार्य तो समझ में आ गया क्या कि इनका उपयोग क्यों करते हैं, धनावेशित कणों को त्वरित करने में। और फिर देखेंगे इसकी कमी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखो इसकी संरचना में क्या होते हैं, 2D अक्षर के, इस प्रकार से 2D अक्षर के आपके धातु के खोखले पात्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। तो क्या होते हैं, इस प्रकार के धातु के खोखले पात्र होते हैं जो कि अंग्रेजी अक्षर के डी अक्षरों के होते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों से हम क्या जोड़ देते हैं, आपका दौलित्र जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हम दौलित्र जोड़ देते हैं। दौलित्र क्या होता है, जो कि हमें प्रत्यावर्ती धारा प्रदान करता है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, तो वही क्या प्रदान करता है, हमारा दौलित्र प्रदान करता है। तो हम इस धातु के 2 खोखले पात्रों को दौलित्र की सहायता से जोड़ देते हैं। ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रदान करता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एक ऐसी धारा जो कि परिवर्तित होती रहती है, कभी 5 कूलम, कभी 6, कभी 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर से बदलते रहती है। वो क्या कहलाती है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, तो इस प्रकार से दौलित्र जोड़ देते हैं। अब क्या कर देते हैं, ये जो संपूर्ण व्यवस्था है इन्हें हम 2 चुंबकों के मध्य रख देते हैं। इस प्रकार से 2 चुंबकों के मध्य रख देते हैं। एक चुंबक होता है आपका नॉर्थ और एक होता है आपका साउथ। मतलब कि एक होता है आपका, आप समझ सकते हैं, चुंबक का इस तरफ रहता है नॉर्थ ध्रुव और इस तरफ रहता है इसका साउथ ध्रुव। हालांकि यहाँ पर साउथ भी होगा इसका यहाँ पर, और इसके यहाँ पर नॉर्थ भी होगा। तो इस प्रकार से 2 चुंबकों के मध्य 2D अक्षर के धातु के खोखले पात्र को, जो कि दौरे से जुड़ा रहता है, 2 चुंबकों के मध्य रख देते हैं ना। अब यहाँ पर एक बात गौर करना कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां से कहां होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां से कहां होगा। देखना, हमें याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। तो देखो चुंबक का ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, कुछ इस प्रकार से होगा आपका, ये होगा क्या, आपका चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। तो बेसिकली होती है ये संरचना। इस संरचना में क्या होता है, 2D अक्षर के धातु खोखले पात्र होते हैं जिन्हें हम दौलित्र की सहायता से जोड़ देते हैं। साथ ही साथ इन्हें हम 2 चुंबकों के मध्य रख देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। अब देखो बेसिकली हमें ये जो संरचना है ना, ये होती है आपकी 3D संरचना। कैसी संरचना होती है, 3D, है ना। लेकिन यदि इसकी कार्यविधि को हमें समझना है तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, 2D डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम कार्यविधि को बेहतर तरीके से समझ सके। तो हम इसका क्या बनाएंगे, 2D डायग्राम बनाएंगे। हाँ, तो देखो बेसिकली 2D डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपकी संपूर्ण व्यवस्था है ना, इसे हम कहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। ऐसा कहां से देखेंगे, इसे हम ऊपर से देखेंगे।
मतलब कि ऐसा हम ऊपर से देखेंगे तो देखो जब हम इसको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना वो क्या होगा, हमसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखा है, जब मैं इस संपूर्ण व्यवस्था को ऊपर से देखूंगा, आंख लगा के ऊपर से देखूंगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें नीचे की ओर जाता दिखाई देगा। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो हम क्रॉस लेते कि डॉट लेते हैं, हम लेते हैं क्रॉस, है ना। जब भी चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जाता है, देखो जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जाएगा। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जाता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्रॉस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम किसका बना लेंगे, क्रॉस साइन इस प्रकार से बना लेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जब हम ऊपर से देख रहे तो ये जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा है हमसे दूर जा रही है, दूर जा रही है तो हम किस साइन का उपयोग करते हैं, क्रॉस का। और यदि हमारी ओर आती चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो हम डॉट का उपयोग करते हैं। इतना समझ में आया। हाँ, अब देखो जब हम ये जो आपका दो डीज है, जब इन्हें हम क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, जब हम इन्हें क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो बताओ ये जो डीज है ना वो कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देते। इसे नाम देते हैं D1, इसे नाम दे देते हैं D2। ये बेसिकली क्या आपकी डीज है, क्या है आपके डीज है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो संपूर्ण व्यवस्था होती है ना वो कैसे समझ सकते हो आप, एक लकड़ी के पात्र के ऊपर होती है, उसके ऊपर ऐसे दो डीज रखे हुए होते हैं ऐसे। तो जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेंगे, ये हमें ऐसे दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हमसे दूर जा रहा है। और दूसरा क्या हो गया, डीज हमें इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब इन दोनों से क्या जुड़ा है, दोनों डीजों से क्या जुड़ा है, दौलित्र जुड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, इस प्रकार से आपका दौलित्र जोड़ देंगे। दौलित्र क्या होता है, आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जो कि इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो भी क्या होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो ये था इसका 3D डायग्राम। इसे 3D डायग्राम को मैंने 2D में परिवर्तित कर दिया। उसके लिए क्या किया, मैंने ऊपर से देखा तो चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जाएगा, इसलिए क्रॉस बना लिया और दो डीज इस प्रकार से दिखेंगे और ये दौलित्र जुड़े हुए हैं। हाँ, अब यहाँ से आप, ये हो गई इसकी संरचना। अब इसी संरचना से आप कार्यविधि को आसानी से समझ जाओगे। देखो क्या होता है, हमें अब हम इसी क्या पढ़ रहे हैं, कार्यविधि। तो देखो कार्यविधि में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, साइक्लोट्रॉन का काम है कि धनावेशित कण को त्वरित करना। तो हमें जिस भी धनावेशित कण को त्वरित करना है उसे हमें कहां पे लाके रख देना है, इन दोनों डीज के बीच में लाके रख देना है। दोनों डीज हो गए, उसे लाके रख देना है। तो इसे हम 2D में भी समझते जाते हैं और 3D में भी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, इस प्रकार से जिस भी धनावेशित कण को त्वरित करना है उसे हमें दोनों डीज के बीच में लाकर रख देना है। रख दी इस प्रकार से। अब देखो जो आपका ये धनावेशित कण है ना, इस पर ये कहां पर उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। और साथ ही साथ ये दौलित्र से भी जुड़ा हुआ है, दौलित्र से जुड़ा है। अर्थात देखो दौलित्र बेसिकली क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है मतलब आवेश प्रवाहित होता होगा, और आवेश प्रवाहित होता है तो क्या होता है, आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब ये जो आपका कण है ना वो चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में भी है और आपके विद्युत क्षेत्र के संपर्क में भी है। अब हमें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र इस पर कितना बल लगाएगा और जो आपका विद्युत क्षेत्र जो कि दौलित्र द्वारा उत्पन्न हो रहा है वो इस पर कितना बल लगाएगा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस कण पर जो बल लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा, 0 लगाया जाएगा। कितना लगाया जाएगा, 0 लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला में क्या होता है आपका, F बराबर QVB sin थीटा। ये होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी भी आवेश पर बल का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर देखना जो आपका आवेश है उसे जस्ट हमने लाके रखी है, अभी वो गति नहीं कर रहा है, मतलब विरामावस्था में। तो बताओ वेग क्या होगा, 0 होगा। अब यदि वेग 0 है तो F बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो इस पर कोई भी बल आरोपित नहीं करेगा। अब बात आती है, क्योंकि इसका रुका हुआ है ना। अब बात आती है दौलित्र की। तो देखो जो आपका दौलित्र है वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब जो कि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का, कि वो कभी इस डीज पे प्लस उत्पन्न करेगा, कभी यहाँ पर माइनस, कभी वो यहाँ पर प्लस उत्पन्न करेगा, यहाँ पर कभी माइनस, फिर यहाँ पर प्लस करेगा, फिर यहाँ पर माइनस। मतलब कि इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो कि परिवर्तित होगा, कभी इस पे प्लस तो कभी इस पे माइनस, कभी इस पे प्लस तो कभी इस पे माइनस, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम दौलित्र को स्टार्ट करते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, प्लस, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, आपका माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया है। अब बताओ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहां से कम होती है, प्लस से माइनस की होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, आपकी E की दिशा कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब बताओ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहां से कम होती है, प्लस से माइनस की होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी आपकी, ई की दिशा कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब बताओ
जो ये आपका कण है वो कैसा है, धनावेशित कण है, और धनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है वो अपनी ही दिशा में लगाता है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस ओर है, तो जो इस कण पे भी जो बल लगेगा वो कहां लगेगा, इस दिशा में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो किसी भी कण पे अपनी ही, किसी भी कण पे नहीं, धनावेशित कण पर अपनी दिशा में बल लगाता है, ऋणावेशित कण में अपनी विपरीत दिशा में, अपनी दिशा के विपरीत दिशा में लगाता है। तो कौन सा धनावेशित कण है, तो विद्युत क्षेत्र इस पर बल अपनी ही दिशा में लगाएगा। तो अब क्या करेगा, फाइनली ये जो आपका कण है वो v वेग से चलना स्टार्ट कर देगा, और वो भी किसकी सहायता से चलेगा, इस दोलित्र की सहायता से चलेगा। या फिर इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर क्या आपका प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। यदि विद्युत क्षेत्र समझ में आया तो प्लस प्लस को क्या करेगा, क्योंकि ये ऐसा कण है धनावेशित कण है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिस कारण ये चलना स्टार्ट कर देगा। या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बात वही है। तो अब क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र ने देख लिया कि ये चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसे क्या प्राप्त हो गया है, वेग प्राप्त हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र अब इस पर क्या करेगा, बल लगाना स्टार्ट करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जैसे ये धनावेशित आवेश चलना स्टार्ट करेगा, रुका हुआ था तो कोई भी बल नहीं लगाता चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन जैसे ये आपका चलना स्टार्ट किया तो इस परिमाण से वो क्या लगाएगा, इस पर बल लगाएगा। F बराबर क्यू बी साइन थीटा का क्या लगाएगा, वो बल लगाएगा। तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस प्रकार बल लगाया जाता है कि वो आवेश वृत्ताकार मान में घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो वही स्थिति है कि जो आपका आवेश है वेग से गति कर रहा है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है, दिशा ऐसी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है, आपके वेग की दिशा ऐसी है, कितने डिग्री कोण में, 90 डिग्री का, मतलब कि यहाँ पर कौन सी स्थिति बने, जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो आवेश कैसे गति करने लगता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है जब चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। तो जो आवेश है ना वो क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार से गति करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है। इतना समझ में आया। बेसिकली क्या होता है, प्रारंभ में जो आपका कण रहता है वो क्या रहता है, रुका हुआ रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई भी बल नहीं लगाता। लेकिन जैसे क्या होता है, ये चलना स्टार्ट करता है। चलना क्यों स्टार्ट करता है, दोलित्र के साथ चलना स्टार्ट करता है, तो इसे क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। और जैसे वेग प्राप्त होता है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल इस प्रकार से लगाता है कि वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आवेश कैसा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए। तो जैसे आपका आवेश क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग में चलना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो हम दोलित्र को इस प्रकार से इसकी आवृत्ति को सेट करते हैं कि जैसे ये आधा चक्कर पूरा करेगा, क्या करेगा, आधा चक्कर पूरा कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस, क्योंकि दोलित्र यही होता है जो कि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित करते रहता है। बताओ जब भी की परिस्थिति में यहाँ प्लस था या माइनस था, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वैसे थी। अब यहाँ पर क्या आ गया, जैसे आधा चक्कर बदला तो हमने दोलित्र को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। इसलिए मैंने कहा था कि दोलित्र क्या होता है, जो कि विद्युत क्षेत्र को निरंतर परिवर्तित करता है। तो देखो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हो गई। अब ये वाला धनावेशित कण यहाँ पर पहुंच गया है गति करते हुए वृत्ताकार मार्ग में। अब क्या होगा, पुनः जो यहाँ पर प्लस उत्पन्न है, यहाँ पे माइनस, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब ये विद्युत क्षेत्र पुनः इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब जो ये विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा तो इससे इसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वो यदि v वेग से गति कर रहा था तो अब किस वेग से गति करेगा, v डैश वेग से गति कर रहा था। देखो वो इस प्रकार से गति कर रहा था आराम से गति करता, लेकिन फिर से यहाँ पर प्लस हुआ तो इस प्लस ने इसे और धक्का दे दिया। ऐसा भी समझ सकते हो, इस प्लस ने और भी धक्का दे दिया, जिससे कि अब जो v डैश होगा उसका मान इस v से ज्यादा होगा। मतलब कि जब वो यहाँ पर v वेग से गति कर रहा था, लेकिन जैसे आपका विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हुआ तो अब जो वेग होगा v डैश वो क्या होगा, इस v से ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस ने से यहाँ आते क्या दे दिया है, धक्का दे दिया है। तो अब वो क्या होगा, पहले से बड़ी त्रिज्या के मार्ग में ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, बड़ी त्रिज्या के मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका वेग भी क्या हुआ है, परिवर्तित हो गया है ना, मतलब वेग भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया, क्योंकि वेग बढ़ गया है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। अब वो कैसे पहचाने हमने, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, आपने शायद पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो आपका v होता है ना वो होता है आपका q/r/m, ये होता है आपका वेग। तो देखो यदि यहाँ से मैं वेग के मान को बढ़ाता हूँ, तो त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेग के मान को कम करूंगा तो त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बताओ जैसे ही कण ने जो कि v वेग से गति करा तो यहाँ पहुंचा, अब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, जिससे कि इसने इसे धक्का दिया तो इससे
इससे यहाँ पर जो कण का वेग था वो क्या हो गया, बढ़ गया। कण का वेग बढ़ गया तो अब जो त्रिज्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले वो कितनी सी त्रिज्या में गति कर रहा था, केवल इतनी सी त्रिज्या में गति कर रहा था, वो इतनी त्रिज्या में गति करेगा जो कि पहले की त्रिज्या से अधिक होगी, क्योंकि आपका वेग भी बढ़ गया है। अब जैसे आपका कण यहाँ पर पहुंच गया, जैसे कण आपका यहाँ पर पहुंच गया मतलब इसने आधा चक्कर पूरा कर लिया। फिर से दौलित्र को हम इस प्रकार सेट करते हैं कि आधा चक्कर होने के बाद यहाँ पर फिर से प्लस आ जाता है, यहाँ पर फिर से माइनस, फिर से जो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है वो इस ओर हो जाती है। यहाँ प्लस आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। अब बताओ ये वाला प्लस, ये वाले जो धनावेशित कण है, धनावेशित है, इसे क्या करेगा, और भी अधिक धक्का देगा। तो बताओ इसका जो वेग होगा वो और भी बढ़ जाएगा। मतलब मैं मान लेता हूँ अभिवेग यदि इसका v डैश v डबल डैश होगा तो इसका मान किससे अधिक होगा, v डैश से अधिक होगा अधिक, क्योंकि इसने इसे धक्का दे दिया जिसके कारण इसका वेग और भी अधिक बढ़ गया। अब बताओ वेग यदि और भी अधिक बढ़ गया है तो बताओ वेग बढ़ा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी जो ये और भी अधिक बड़ी त्रिज्या के मार्ग में ऐसा घूमेगा, और भी बड़ी त्रिज्या के मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देगा। हाँ, अब देखो जैसे क्या होगा, ये फिर से जैसे इसने आधा चक्कर पूरा किया, मतलब कि कहां पर पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया। तो फिर से दौलित्र को हमने इस प्रकार सेट किए थे कि आधा चक्कर होने के पश्चात, ये इसका मार्ग, आधा चक्कर होने के पश्चात पुनः यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर फिर से माइनस होगा, यहाँ पर फिर से आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी। तो बताओ ये प्लस, ये जो धनावेशित कण है इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और जैसे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो इसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, और भी अधिक बढ़ जाएगा। मतलब जो v ट्रिपल डैश का मान होगा वो v डबल डैश से भी क्या होगा, अधिक होगा। तो v ट्रिपल डैश का मान बढ़ेगा तो आपकी त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये और भी बड़ी त्रिज्या के मार्ग में ऐसा घूमना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे कण यहाँ पर फिर से पहुंचेगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर से ये जो प्लस है, ये जो धनावेशित कण इस पे क्या करेगा, धक्का लगाना स्टार्ट करेगा, जिससे इसका वेग और भी अधिक बढ़ जाएगा, और भी अधिक बढ़ गया। तो अब क्या होगा कि हमें जितना भी वेग चाहिए होगा, मतलब जितने भी कण का हमें वेग, मतलब जिस भी वेग का हमें कण चाहिए होगा ना, हमें मालूम होगा। और जैसे हमें प्राप्त हो गया ना, तो यहाँ पर जैसे हमें वो वेग प्राप्त हो गया जो कि हमें चाहिए था, तो यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है, एग्जैक्ट विंडो जिसे कहते हैं, यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है। तो इसी विंडो से यहाँ प्लस उत्पन्न हो गया, यहाँ पे माइनस, तो प्लस इस पे बल लगाएगा, जिससे कि यहाँ से पूरा इस प्रकार से निकल जाएगा, और इसे हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो देखो जो हमारा धनावेशित कण था वो हो गया पूरी तरह से त्वरित, उसका वेग भी क्या हो गया, पूरी तरह से बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी धनावेशित कण के वेग को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हाँ देखो फिर से क्या, ये क्या था, आपका धनावेशित कण था। अब इस धनावेशित कण पर जब ये रुका हुआ था तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र था वो कोई भी बल नहीं लगाया था। क्यों, क्योंकि वेग शून्य था। लेकिन दौलित्र का वेग, मतलब दौलित्र के कारण इसने क्या किया, v वेग से गति करना स्टार्ट किया। अब जैसे गति करना स्टार्ट किया तो जैसे आधे चक्कर को पूर्ण कर लिया तो अब ये वृत्ताकार मान में गति करना स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि जैसे इसने वेग v प्राप्त किया दौलित्र की सहायता से, तो चुंबकीय क्षेत्र ने इस पे बल लगाया। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बल लगाता है कि वो वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर दिया। तो वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो आधा चक्कर पूरा करता है तो दौलित्र को हम इस प्रकार सेट करते हैं कि आधे चक्कर के पश्चात यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, जिस कारण जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर जो प्लस उत्पन्न होता है वो इस पर और क्या लगाता है, इसे धक्का लगाता है, जिससे कि इसका वेग पहले की तुलना से बढ़ जाता है। अब यदि वेग बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है, जिस कारण त्रिज्या बढ़ जाती है तो अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। फिर से यहाँ पहुंचता है तो अगर प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस फिर से इस पे धक्का लगाता है। अब जैसे धक्का लगाए तो इसका वेग पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ जाएगा। अब यदि वेग बढ़ेगा तो आपकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है, जिससे कि यहाँ की जो त्रिज्या थी उससे अधिक त्रिज्या के मार्ग में घूमना स्टार्ट करता है। देखो अधिक त्रिज्या के मार्ग में ये मार्ग अधिक त्रिज्या के मार्ग में घूमना स्टार्ट करता है। वो अब जैसे यहाँ पर पहुंचा फिर से यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस, दौलित्र को इस प्रकार सेट करते हैं कि आधे चक्कर के पश्चात विद्युत क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाए। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस। अब ये प्लस इस पर और अधिक बल लगाता है, क्या लगाता है, बल लगाता है, तो वेग पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है, जिस कारण ये और भी बड़ी त्रिज्या के मार्ग में घूमना स्टार्ट करता है। फिर से आधे चक्कर बाद यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस होकर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित करते रहता है। तो यहाँ पर अब हमें ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमें जिस भी वेग का कण चाहिए था वो उतना वेग प्राप्त हो गया हमें। तो यहाँ से जो एग्जैक्ट बिंदु रहती है उससे हम क्या कर लेंगे, इस कण को बाहर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा इस प्रकार से क्या किया जाता है, किसी भी धनावेशित कण को त्वरित किया जाता है, उसके वेग को बढ़ाया जाता है। ये होगा इसकी कार्यविधि, ये होगा इसकी संरचना और उपयोगिता जानते हैं। अब बात आती है इसके सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। देखो सबसे पहले बोलते हैं कि सिद्धांत को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, है ना। तो सिद्धांत को मैं पहले पढ़ा दूंगा तो समझ नहीं आएगा, तो पहले कार्यविधि पढ़ लेते उसके बाद सिद्धांत। देखो
ये बेसिकली यहाँ कर क्या रहा है, सिद्धांत का मतलब होता है कि किस बेसिस पे यहाँ काम करे। तो देखो बेसिकली यहाँ जो आपके कण को त्वरित अर्थात कण के वेग को बढ़ाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। कण के वेग को बढ़ाने का काम, देखो पहले ये क्या था, रुका हुआ था। चुंबकीय क्षेत्र तो कोई बल नहीं लगाया, नहीं से वृत्ताकार मार्ग में घुमाने वाला, नहीं कुछ करने वाला, क्योंकि वेग ही शून्य है। लेकिन इसके वेग को बढ़ाया किसने, इस दोलित्र ने। मतलब दोलित्र क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो क्या करता है, धनावेशित कण के वेग को बदलता है, वेग को बढ़ाता है, मतलब वेग को त्वरित करता है। मैं वेग को मतलब कण को त्वरित करता है। तो यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र रहता है वो कण को त्वरित करता है, और जैसे कण आपका त्वरित हो गया तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र अब इस पे बल लगाता है, जिसका वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इसके सिद्धांत में हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र द्वारा कण को त्वरित किया जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल की उपस्थिति में ये क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट करता है, और जो हमारा साइक्लोट्रॉन द्वारा धनावेशित कण को त्वरित कर दिया जाता है। फिर से जो आपका विद्युत क्षेत्र रहता है वो इस कण को त्वरित करता है कि नहीं, क्योंकि यही तो विद्युत क्षेत्र है। जैसे आधे चक्कर पहुंचेगा यहाँ प्लस होता है, वो ये यहाँ जो प्लस है इसमें यहाँ पर जो धनावेशित कण इस पे बल लगाता है, इसका वेग बढ़ जाता है। मतलब वेग को बार बार बढ़ा कौन रहा है, एक प्रकार से यहाँ पर जो प्लस और माइनस उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर आया तो इस प्लस ने इसके वेग को बढ़ाया, यहाँ पर आया तो इस प्लस ने इसके वेग को बढ़ाया। कौन कर रहा है, प्लस माइनस उत्पन्न क्यों हो रहे, क्योंकि दोलित्र है। मतलब विद्युत क्षेत्र की सहायता से आपका जो कण है वो क्या होता है, त्वरित होता है, उसका वेग बढ़ता है। जबकि वृत्ताकार मार्ग में क्यों घूम पा रहे, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो ऐसा ही है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा इस कण को त्वरित किया जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है, गति करता है। हाँ, झटका लगाता है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। अब देखना इसके बाद आती है डेरिवेशन की। किसकी डेरिवेशन क्या होगी, देखो ये तो समझे 2D में, अभी से समझते 3D में। देखो 3D में क्या होगा, ऐसे होगा, ये क्या करेगा इस प्रकार से, पहले घूमेगा छोटी वाली त्रिज्या के मार्ग में, फिर बड़ी, फिर इससे और बड़ी, ऐसे वो घूमता है, और जैसे हमें प्राप्त हो गया ना तो यहाँ से क्या होगा, हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई इसकी बेसिकली साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, कार्यविधि, संरचना। अब देखो बेसिकली हमें इसके लिए क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन किस प्रकार से करनी है, देखो पिछले वीडियो में भी क्या हो रहा था आपका, जब आपका आवेश लंबवत प्रवेश करा था ना, तो देखो आपका इस प्रकार से आवेश था, चुंबकीय क्षेत्र भी इस प्रकार से था, आपके आवेश भी कितने वेग से गति कर रहा था, v वेग से गति कर रहा था, सेम टू सेम यही परिस्थिति थी। तो हमने क्या कहे थे कि जो आपका अभिकेंद्री बल है वो किसके बराबर हो जाता है, अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r। तो जो आपका mv²/r है वो किसके बराबर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के जो क्या होता है, qvb sin थीटा। पिछले वीडियो में यही कहते, क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग में गति करना स्टार्ट करता है। देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कण रखा है तो कण कुछ नहीं कर रहा है, जैसे ही वेग करना स्टार्ट करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर जो बल लगाया जाएगा वो कहाँ लगाया जाएगा, इसके केंद्र की ओर लगाया जाएगा। वो यहाँ पर आएगा तो केंद्र की ओर, यहाँ पर आएगा तो केंद्र की ओर, यहाँ पर आएगा तो केंद्र की ओर। मैंने बल की दिशा नहीं बताया, केवल बल किस प्रकार से लगेगा वो बताएगा ना, लेकिन जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसके केंद्र की ओर होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अभिकेंद्री बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल के बराबर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी 90 है, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो mv²/r किसके बराबर हो जाएगा, qvb sin 90। qvb sin 90 क्या हो जाएगा आपका, qvb हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम किसका फॉर्मूला निकाले, v का फॉर्मूला निकालना चाहे तो v से v हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली v बराबर आ जाएगा qbr/m। तो यहाँ पर भी जो आपका कण गति करेगा ना वो किस वेग से गति करेगा, qbr/m, जो कि हमने पिछले वीडियो में निकाले थे। यही तो किया था हमने पिछले में भी, आपका आवेश v वेग से गति कर रहा था, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र था, वहां वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा था, बल की दिशा अंदर की ओर थी, इसलिए वहां जो वेग निकला था वही वेग यहाँ पर निकलेगा। अब बात आती है आवर्तकाल की। देखो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या निकाले थे हमने, 2πr/v ये निकाले थे। तो देखो 2πr हो गया, v का मान कितना है, qbr/m। अब देखो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा 2πm/qb। तो यहाँ पर भी जो आवर्तकाल निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, इतना निकलेगा। मतलब यहाँ पर भी इस कण को एक चक्कर पूरा करने, देखो यहाँ पर आया तो आधा चक्कर होता है, जब वो ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो इस एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है, मतलब आवर्तकाल वो क्या हो जाएगा, 2πm/qb हो जाएगा। अब यदि मैं इसकी किसकी बात करूं, आवृत्ति की बात करूं, तो देखो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, देखो आवृत्ति होती है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो कि होती है 1/t होती है। अब बताओ t का मान क्या है, 2πm/qb, तो 1/2πm/qb। अब क्या हो जाएगा, ये qb क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो qb क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया। तो फाइनली आपके f का मान कितना निकल गया, qb/2
2 पाई m, ये हो गई आपकी आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पर और एक पद होता है इस कण की गतिज ऊर्जा। बेसिकली हम साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्यों करें, इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। देखो जब भी वेग बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो बेसिकली इस कण की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, इस साइक्लोट्रॉन का उपयोग कर रहे हैं ना, तो इस कण की गति ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो गतिज ऊर्जा को बेसिकली कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ना तो देखना v का मान मालूम है कितना है आपका, qbr/m, तो रख दो 1/2 स्मॉल m, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा qb स्मॉल r डिवाइड बाय m का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सब का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, q² b² r²/m²। अब देखो एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/2 q² b² r²/m आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे q² b² r²/m आ जाएगा। तो फाइनली कितनी गतिज ऊर्जा से ये कण आपकी गति करेगा, वो है आपका 1/2 q² b² r²/m², सॉरी m। हाँ अब देखना यहाँ पर एक बात गौर करना, यहाँ जो आपकी गतिज ऊर्जा आई है, क्या आई है आपकी गतिज ऊर्जा आई है, वो देखो r पे निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है, r पे। देखो क्योंकि हमने एक बार जो आवेश छोड़े थे नाभिक से, आवेश जो छोड़ दिए उसका जो आवेश रहेगा वो तो नियत ही रहने वाला है। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। जो m है, जिस द्रव्यमान का हमने कण छोड़ेंगे उसका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। अब बेसिकली बात आती है त्रिज्या। देखो त्रिज्या तो बदल रही ना, यहाँ पर त्रिज्या कैसी छोटी है, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, तो त्रिज्या तो परिवर्तित हो रही है। मतलब कि यदि त्रिज्या का मान क्या होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि किस पे निर्भर कर रहा है, कि अनुकरणपाती r², क्योंकि ये सब नियत है तो क्या हो जाएगा, कि अनुकरणपाती r²। मतलब कि यदि r का मान बढ़ता है तो k का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जब आपका कण ना ऐसे छोटे वृत्ताकार मान में गति करे तो त्रिज्या का मान कम है, जिस कारण जो गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पर वो भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे आपकी त्रिज्या बढ़ेगी तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। अब जैसे और बड़ी वृत्ताकार मानेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, और त्रिज्या बढ़ जाएगी तो आपकी ऊर्जा भी अधिक बढ़ जाएगी। और जैसे सबसे बड़ा वृत्ताकार माना जाएगा, मतलब कि ये वाला, तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर r का मान सबसे अधिक होगा इस वृत्ताकार मार्ग में। इस वृत्ताकार मार्ग में जो होगा r का मान सबसे अधिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गति ऊर्जा सबसे अधिक होगी और इसे हम बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से। हाँ अब देखना यहाँ पर एक बात गौर करना, इस t पर, ये जो आपका t आया है इस पर एक बात गौर करना कि देखो 2 पाई कैसी नियत राशि है, m भी क्या है, नियत ही रहने वाला है, जिस द्रव्यमान से छोड़ दी, q भी क्या है, नियत ही है, b भी क्या है आपका, नियत ही है। अब यहाँ से मैं एक बात समझ में आती है कि जो आपका t है वो किसके बराबर है, नियत के बराबर है। मतलब कि t जो रहेगा वो नियत ही रहने वाला है। t क्या है, एक चक्कर में लगा समय, मतलब कि एक चक्कर में जो समय लगेगा इस कण को वो क्या रहेगा, समान समय लगेगा। मतलब जब आपका कण यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो इस एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगेगा उतना ही समय इस एक चक्कर को पूरा करने में लगेगा, और उतना ही समय इस एक चक्कर को भी पूरा करने में लगेगा। मतलब कि देखो यहाँ से तो हम क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ की त्रिज्या आ रही है और नहीं क्या आ रहा है, v आ रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पे त्रिज्या या v आती तो जो आपका आवर्तकाल रहता है वो क्या होता, अलग अलग होता। मतलब कि साइक्लोट्रॉन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपका कण गति करता है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उतना ही समय बाकी वृत्ताकार मार्ग को पूरा करने में भी लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आपका r आ रहा है और नहीं v आ रहा है। क्योंकि देख लो इस संपूर्ण प्रक्रिया में ना केवल 2 ही लोग बदल रहे हैं, या तो आपका वेग बदल रहा है या तो आपकी r बदल रही है, और दोनों भी क्या नहीं आ रहे हैं। इस कारण भी जो आपका आवर्तकाल है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। जैसे आप और एक प्रकार से समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पर जब आपका साइक्लोट्रॉन गति कर रहा है तो इसका वेग कितना है, v है। तो देखो त्रिज्या भी कैसी है, छोटी है। लेकिन जैसे आपका वेग बढ़ गया तो त्रिज्या भी क्या हो गई, बढ़ गई, उसी अनुपात में बढ़ गई, जिसके कारण क्या जो आपका एक चक्कर पूरा करने में समय है वो क्या लग रहा है, हमें उतना ही लग रहा है जितना कि उतने को लगता है। तो यहाँ से सोच सकते थे कि ये तो आपका हो गया छोटा सा मार्ग, ये हो गया आपका बड़ा मार्ग, तो चक्कर पूरा करने में अलग अलग समय लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि जितने दर से आपका v बढ़ता है ना, यहाँ v का मान कम है तो त्रिज्या का भी मान कम है, यहाँ पर v का मान बढ़ जाता है जिससे कि त्रिज्या का मान भी बढ़ जाता है। और फिर जैसे वो यहाँ पर आता है वेग और बढ़ जाता है और फिर त्रिज्या भी और बढ़ जाती है। मतलब जितने वेग से, मतलब जितना कण का वेग बढ़ता है उतनी दर से त्रिज्या भी बढ़ जाती है, जिस कारण से आपका आवर्तकाल भी बदलता नहीं है ना। जैसे कि ऐसे समझ सकते हो कि एक लड़का जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है और एक लड़का जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है,
सॉरी 12 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है। अब यदि मैं दोनों लड़कों को क्या बोल दूं कि आप 5 मीटर वाले गोले में क्या लगाओ, चक्कर लगा, तो बताओ कौन कर लेगा? ये जो 12 मीटर सेकंड वाला है वो जीत जाएगा। यदि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 12 मीटर सेकंड वाला जीत जाएगा, जबकि क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। लेकिन यदि मैं क्या करूं, इस 12 मीटर सेकंड वाले को भी मैं दे देता हूँ 6 मीटर का पाथ दे देता हूँ, 6 मीटर का पाथ दे देता हूँ, मतलब रास्ता दे देता हूँ, और इस 10 मीटर सेकंड वाले को भी 5 मीटर का रास्ता दे देता हूँ, अलग अलग दिया। तो बताओ ये यदि 5 मिनट में पूरा करेगा ये काम, ये तो ये भी कितने मिनट में पूरा करेगा? 5 मिनट में, क्योंकि इसके लिए वेग का मान कम है तो त्रिज्या का मान भी कैसा है? कम है, व्यास कम है। तो बताओ त्रिज्या का मान कम है या परिधि का मान कम है? तो यहाँ पर भी जो समय लगेगा उतना ही समय यहाँ पर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेग ज्यादा है तो इसकी जो परिधि वो भी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि आपकी त्रिज्या का मान जितना अधिक हो, मतलब कि वेग का मान कम होता है तो त्रिज्या का मान कम होता है, यहाँ पर वेग का मान बढ़ता है, त्रिज्या का मान भी बढ़ जाता है, जिस कारण जो आवर्तकाल रहता है वो क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो ये हो गया आपका आवर्तकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, अब हम बात करेंगे इसके दोष की। तो देखो इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसकी सहायता से अपना जो हल्के कण रहते हैं, जो हल्के कण रहते हैं उन्हें आप आवेशित नहीं कर सकते। जितने भी आपके हल्के कण रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही हल्का कण होता है ना, मतलब कि इसका जो भार होता है ना 1/1837 गुना होता है। किसके भार का? प्रोटॉन के भार का। मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो कि एक व्यक्ति 60 किलो का है और एक व्यक्ति कितने का है, 120 किलो का है। तो बताओ ये वाला जो व्यक्ति है और ये वाला जो व्यक्ति है, किसका वजन ज्यादा होगा? इसका वजन ज्यादा होगा, और इसका जो वजन होगा इसकी तुलना में क्या होगा, 2 गुना होगा। तो वैसे ही जो प्रोटॉन का वजन होता है ना, उस यदि प्रोटॉन के वजन में आप 1837 का गुना करोगे, 1837 का गुना करोगे तब इलेक्ट्रॉन का हमें द्रव्यमान मिलेगा। जैसे कि आप जब 60 में 2 का इंटू करोगे तब इस व्यक्ति का मिलेगा ना, तो वैसे जब आप प्रोटॉन में 1837 का गुना करोगे तब आपको इलेक्ट्रॉन का मिलने वाला है ना। मतलब 1837 गुना भारी होता है आपका प्रोटॉन। अब बताओ इतने हल्के कण को यदि मैंने यहाँ पर रखा आवेशित करने के लिए, तो जैसे दोलित्र तो क्या करेगा, इस पे क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा। तो ये जो आपका माइनस है ना, इसे जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा जब ये, तो इसका जो कण वैसे ही त्वरित हो जाएगा, वो वैसे क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही हल्का कण है। हालांकि देखो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र को सहने के लिए भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका जो भार हो, जिसकी जो एनर्जी हो क्या हो, अधिक हो। अब यदि मैंने इलेक्ट्रॉन को उपयोग मिला, वो तो कितना हल्का होता है, जैसे दोलित्र अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये वैसे निकल जाएगा, क्योंकि बहुत हल्का है ना। तो इसकी एक कमी की इसकी सहायता से हम जितने भी हल्के कण रहते हैं उन्हें त्वरित नहीं कर सकते हैं। और दूसरा यही है कि इसमें ना बेसिकली देखो क्या होता क्या है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला है। अब देखना यहाँ पर यदि हमने बहुत ही हल्के कण को यूज में लाए, किसे, बहुत ही हल्के कण को यूज में लाए, तो बताओ जैसे मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं आपके ड्यूट्रॉन को मैंने उपयोग में लाया, नहीं ड्यूट्रॉन नहीं, चलो ड्यूट्रॉन को उपयोग में ला लिया। हाँ, यहाँ पर मैंने किसी काम में लाया ड्यूट्रॉन को। अब यदि मैं ड्यूट्रॉन को यहाँ पर काम में लाता हूँ और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो प्रोटॉन होता है उसकी तुलना में वो थोड़ा सा हल्का होता है, बस थोड़ा सा हल्का होता है। तो बताओ जैसे ही दोलित्र यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आरोपित करेगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यदि ये कण यदि हल्का हुआ तो इसका वेग क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हल्का है तो क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यदि वेग बढ़ता है, यदि आपका वेग बढ़ता है तो क्या होता है, आपका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित होता है। और यदि द्रव्यमान परिवर्तित होगा तो आपका आवर्तकाल क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा, आवर्तकाल परिवर्तित होगा। मतलब कि यहाँ पर जो हमें मतलब आधे चक्कर को पूरा करने में जो हमें समय लग रहा है वो क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो ऐसा भी समझ सकते हो। तो यही है कि जब हम वेग को इतना अधिक बढ़ा देते हैं, मगर इसका वेग इतना अधिक बढ़ जाता है जिससे कि आपका एम भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये हमने कैसे दिए, जो एक फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन का, m = m0/(1 - v²/c²). जब इस वेग का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जो द्रव्यमान रहता है वो भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। मतलब कि जब इसका वेग लगभग c के बराबर हो जाएगा, c का मान कितना होता है, c का मान होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब जब आपकी इस वेग का मान 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, तब ये जो m है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और यदि आपका m क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो आपका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और आवर्तकाल परिवर्तित होने का मतलब है कि एक चक्कर में जो समय है वो अलग अलग लगेगा। अब यदि हर एक चक्कर में समय अलग अलग लगेगा तो हमारे दोलित्र को मालूम ही कैसे चलेगा कि मुझे अपनी आवृत्ति को कब बदलना है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो आपके
जो है ना बेसिकली आवर्तकाल क्या है आपका नियत है, आवर्तकाल नियत है तो आपके दोहरित्र को मानो कि नहीं जैसे आधा चक्कर होगा तो मुझे यहाँ प्लस करना है, यहाँ पर माइनस करना है, फिर से यहाँ पर सब कुछ नियत है आपका, तो जैसे भी यहाँ पर पहुंचेगा तो उसे मालूम है यहाँ पर मुझे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक चक्कर करने में यहाँ पर यदि 5 मिनट लगते हैं तो यहाँ से यहाँ आने में भी 5 मिनट ही लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में भी 5 मिनट ही लगेगा, तो इसे मालूम है कि मुझे हर 5 मिनट बाद विद्युत क्षेत्र को बदलते जाना है। लेकिन जैसे आपका आवर्तकाल बदल जाएगा तो ये दोहरित्र को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि कब आपका कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, और हमारा जो कण है वो आसानी से त्वरित नहीं हो पाएगा, और इसकी यही क्या है कमी है। तो बेसिकली क्या पढ़ा हमने साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसकी संरचना, कार्यविधि, इसके लिए जो डेरिवेशन होता है वो क्या, वो लगभग जैसे पिछले वीडियो में किया था उसी के समान है, इसकी कमी।